नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ इन योगा के अंतर्गत जो हमारा जून 2019 में एग्जाम हुआ था उसमें हम आज पार्ट 8 करेंगे, जिसके अंतर्गत 71 से 80 क्वेश्चंस को हम करेंगे। यदि आपने इससे पहले के पार्ट्स को नहीं देखा तो कृपया वो प्लेलिस्ट में जाकर के वह पार्ट्स जरूर देख लें। और यदि आप सुचारू रूप से हमसे जुड़ करके स्टडी शुरू करना चाहते हैं तो आज ही हमारी एक्यूरेट योगा ऐप को इंस्टॉल करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 71, योग तत्वोपनिषद में नाड़ी शोधन के लिए प्राणायाम के अभ्यास हेतु निर्देश हैं। मतलब कहा गया है कि योग तत्वोपनिषद में नाड़ी शोधन के लिए निम्न में से क्या बातें कही गई हैं। तो आपको सबसे पहले तो नाड़ी शोधन के विषय में पता होना चाहिए। तो दोस्तों जिसको हम अनुलोम विलोम बोलते हैं, व्यवहार में अनुलोम विलोम जिसे हम बोलते हैं, उसी को ग्रंथों में क्या बोला गया है, नाड़ी शोधन। वह नाड़ी शोधन कब कहलाएगा, जब उसमें हम प्लस में कुंभक भी लगा देंगे। ये वर्ड ध्यान रखेंगे दोस्तों, अनुलोम विलोम को कुंभक के साथ जब आप करेंगे तो वह ग्रंथों के अनुसार क्या है, नाड़ी शोधन की संज्ञा उसे दी गई है। मोटे तौर पर मैं समझा रहा हूं, डिटेल में मैंने आपको जो कंप्लीट सिलेबस आपको जो मिलता है एप्लीकेशन पर, उसमें मैंने डिटेल में इसको समझाया हुआ है। ठीक है, तो नाड़ी शुद्धि हो गया, उससे नाड़ी शोधन नाम है तो उससे क्या होगा, नाड़ी शुद्धि ही होगा। अब वह नाड़ी शुद्धि प्रत्येक ग्रंथ में आपको ध्यान रखना है 4 समय करने की कही जाती है। 4 समय कि प्रत्येक दिन प्रतिदिन जो है आप उसे 4 बार करेंगे, चाहे वो कोई भी ग्रंथ हो। मान लीजिए यहां पर आपको कह दिया योग तत्वोपनिषद, कल को आ जाएगा कि हठ प्रदीपिका में नाड़ी शोधन कितनी बार करना चाहिए प्रतिदिन, तो कितनी बार, 4 बार करना है प्रतिदिन। ठीक है, वो 4 समय कौन से हैं, प्रातः काल में करना है, साय काल में करना है, दोपहर में भी करना है जिसको हम मध्याह्न बोलते हैं, मध्याह्न। ठीक है, और अर्धरात्रि में भी करना है। मतलब 4 समय करना है आपको। ठीक है जी, ये बात भी अपनी क्लियर है, 4 बार उसको करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहां से इन फ्यूचर प्रश्न फिर से बन सकते हैं तो तैयार रखेंगे। तो 4 बार करना है प्रतिदिन, 4 समय करना है। और 4 समय कौन से, प्रातः, मध्याह्न, साय, अर्धरात्रि। मध्याह्न का मतलब दोपहर है, अर्धरात्रि मतलब रात के लगभग 12-1 बजे के आसपास। ठीक है, अब ये जो प्रश्न है वहां से हमें एक ऑप्शन मिल गया है कि हमें जो है कितनी बार करना है प्रतिदिन, लगभग 4 बार इसका अभ्यास करना है। तो ये मिल गया, ए हमारा ऑप्शन मिल गया। अब दूसरी बात यह है कि नाड़ी शोधन से जो नाड़ी शुद्धि होगी वह कितने समय में हो जाएगी। तो नाड़ी शुद्धि जो है लगभग कहा जाता है कि लगभग 3 मास में, अगर हम इस तरीके से करेंगे, प्रतिदिन 4 बार करेंगे और 3 माह तक ऐसा अभ्यास अगर हम करते रहे तो हमें क्या होगा, नाड़ी शुद्धि हमारी हो जाएगी। तो 3 मास तक की बात आती है, प्रतिदिन 4 बार करना है और 3 मास तक इस तरीके से करने से हमारी नाड़ी शुद्धि जो है सफल हो जाएगा। मतलब नाड़ी शुद्धि हो जाएगी नाड़ी शोधन के अभ्यास से। तो ए और सी जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर। इसी के साथ में कुछ और बात बता देता हूं कि यहां कहा जाता है कि 4 समय करना है, तो प्रत्येक समय में आपको कितनी बार कितने कुंभक करना है, हर समय में 20-20 कुंभक करने हैं। प्रातः भी 20 कुंभक, सायंकाल में भी 20 कुंभक, मध्याह्न में भी 20 कुंभक और अर्धरात्रि में भी 20 कुंभक। ये प्रत्येक ग्रंथ की कहानी है दोस्तों, प्रत्येक ग्रंथ में ऐसा ही कहा जाता है नाड़ी शुद्धि के विषय में। चाहे वह कोई भी ग्रंथ जिसमें नाड़ी शुद्धि का वर्णन किया गया है, उन सभी ग्रंथों में कहा जाता है कि इसे 20-20 बार का अभ्यास ही करना है। तो 20 चौके 80 हो गया। तो एक दिन में जब पूछा जाएगा आपसे, एक दिन में कितना, 80 कुंभक का अभ्यास करना है। और एक समय की बात है, समय मीन्स या तो वो प्रातः काल पूछ रहा है या सायंकाल या मध्याह्न या रात्रि। तो उस समय में एक समय की बात की जाए तो 20 कुंभक और पूरे दिन में 80 कुंभक अभ्यास करना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, हमारा प्रश्न का एक जो है ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखेंगे तो एक ही प्रश्न जब पूछा जाए तो उसके रिगार्डिंग इर्द गिर्द की सारी बातें जब आपको पता चल जाएंगी तो इन फ्यूचर में आप उस एग्जाम को बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है 72 नंबर प्रश्न। कहा गया है निम्नलिखित में से किस आसन का सिद्ध सिद्धांत पद्धति में उल्लेख नहीं किया गया है। ये चीज जरूर दोस्तों पढ़ेंगे क्योंकि आपसे यहीं पर एग्जामिनर खेल खेलता है कि किया गया है या नहीं किया गया है। यहां पर आपसे नहीं पूछा है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कौन से आसन है। यहां पर ध्यान देंगे, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, तो इसको इन शॉर्ट क्या बोलेंगे, एस पी ऐसे बोलेंगे आप, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। तो कैपिटल एस का मतलब क्या होगा, सिद्धासन आप निकाल लेंगे, इसका मतलब सिद्धासन है। ठीक है, स्मॉल एस का मतलब क्या होगा, स्वस्तिकासन। छोटा एस छोटे से ऐसे स्वस्तिकासन बन जाएगा। ठीक है जी, और पै से एक मात्रा आसन पद्मासन, पद्मासन बन जाएगा। तो मतलब आपको ध्यान रखना है कि एसएसपी में कौन से आसन है, एसएसपी की जो फुल फॉर्म है वहीं से आप तीनों आसन याद कर लेंगे, सिद्धासन, स्वस्तिकासन और पद्मासन। तीनों आसन जो है आपको सिद्ध सिद्धांत पद्धति में मिल जाएंगे। तो आपसे पूछा नहीं किया गया है तो यहां पर स्वस्तिकासन नहीं होगा आपका। उग्रासन जो है वो आपका इस ग्रंथ में नहीं मिलता है सिद्ध सिद्धांत में, बाकी तीनों मिल रहे हैं आपको। सिद्धासन भी मिल गया, स्वस्तिकासन भी मिल गया है
और पद्मासन भी आपको मिल गया है, उग्रासन आपको नहीं मिलता है। तो ये उग्रासन किस ग्रंथ में है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। शिव संहिता जब आप पढ़ेंगे, शिव संहिता, शिव संहिता में कौन से आसन है, शिव संहिता में सिद्धासन है, सिद्धासन है, साथ में पद्मासन है, फिर स्वस्तिकासन भी है, स्वस्तिकासन, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो आसन है केवल शिव संहिता में पाया जाता है, वो कौन सा है, उग्र आसन इस ग्रंथ में पाया गया है। किसमें, शिव संहिता में। तो शिव संहिता में 4 आसन हैं, 3 आसन सेम आपके सिद्ध सिद्धांत पद्धति वाले हैं जो एसएसपी के रूप में आप याद रख लेंगे, और चौथा आसन उग्र आसन है जो केवल शिव संहिता में पाया जाता है। उग्र आसन का ही दूसरा नाम क्या कहा गया है, पश्चिमोत्तान आसन कहा गया है, पश्चिमोत्तान आसन कहा जाता है उग्रासन को। तो इस तरीके से आपको यह प्रश्न याद हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्यों, क्योंकि आपसे पूछा गया सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कौन सा आसन नहीं है, तो नहीं कौन सा है, उग्रासन नहीं है, बाकी तीनों हैं। तो इसी के साथ में हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 73 नंबर प्रश्न है, विबंध में कौन से आसन निषिद्ध है। निषिद्ध पूछा है मतलब नहीं करने योग्य है। विबंध क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। विबंध बोले तो जिसको हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज जिसको हम बोल देते हैं, मल त्याग न होने की स्थिति विबंध कहलाती है। तो विबंध में कौन से आसन नहीं करने हैं, तो आपको दोस्तों पता हो विबंध कब लगता है, जब आपके शरीर में जो स्पिंक्चर्स होते हैं, स्पिंक्चर्स, वो अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो फूड जो है आगे नहीं जाएगा। स्पिंक्चर मतलब जो वॉल्व लगे होते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में जो वॉल्व है, सिग्मोइड कोलन में जो वॉल्व है, एनल कैनल में जो वॉल्व है, लास्ट में जो एनल स्पिंक्चर्स होता है वहां पर पाइलोरिक स्पिंक्चर है, वो जब अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे होते तो मतलब आपको दिक्कत आ जाती है। और उनको ओपन करने के लिए आपको ऐसे अभ्यास करने हैं, या तो खींचने वाले बॉडी को स्ट्रेच हो जाए, लंबी खींचे जैसे ताड़ासन आदि ऐसे अभ्यास करें, या फिर आप बैक बेंडिंग करें, या फिर और कोई तरह का अभ्यास कीजिए जिससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर इफेक्ट पड़े, जैसे कि आपका उत्तान पादासन या नौकासन, ऐसे अभ्यास हो जाते हैं जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर हो सकती है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम देखें तो विबंध में आसन कौन से निषिद्ध है। अब यहां से अगर हम, मैंने ये बात बताई आपको, स्पिंक्चर्स बंद हो जाते हैं इसीलिए आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है। तो स्पिंक्चर्स बंद कब होंगे, जब आप आगे की तरफ झुकते हैं, ऐसा कोई भी अभ्यास करेंगे तो आपके स्पिंक्चर्स बंद होने की संभावना रहती है। पाइप जो है बंद हो जाती है, आपके फूड पाइप जो होती है कहीं ना कहीं से बंद हो जाती है एलिमेंट्री कैनल में, तो वहां से कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत होती है। तो अब आपको जब कॉन्स्टिपेशन ऑलरेडी है किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी पेशेंट को, तो उसे जो है कौन से आसन नहीं करवाने, जो आगे झुकने वाले आसन है वो अभ्यास से नहीं करवाने। इसमें कौन से आगे, पादहस्तासन आगे झुकने वाला अभ्यास है, ये नहीं करवाना है। त्रिकोण आसन अगर आपने देखा है तो ये अभ्यास भी आपको नहीं करवाना है। त्रिकोण आसन भी कॉन्स्टिपेशन में नहीं करवाना चाहिए, निषिद्ध आसन है। तो करवा कौन से सकते हैं, कुक्कुट आसन और सर्वांग आसन करवाए जा सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब सर्वांग आसन आप लोग कहेंगे कि सर सर्वांग आसन जो है एक मतलब ऊपर की तरफ पैर हो जाते हैं तो इससे मल त्याग की समस्या आ सकती है, परंतु आपको यह बता देता हूं कि सर्वांग आसन पर रिसर्च हुई है जिसमें कहा गया है कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो वायरस होता है उसको जो है मारने के लिए सर्वांग आसन सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों, क्योंकि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है हमारे पाइलोरस में पाया जाता है, स्टमक के सबसे नीचे वाले हिस्से में पाया जाता है, यहां पर पाया जाता है सबसे नीचे वाला हिस्से में, सबसे नीचे वाले हिस्से में। तस्वीर में देखेंगे ये जो ब्लू ब्लू मैंने डॉट लगाए, यहां पर मान लीजिए आपका पाइलोरस एच पाइलोरी वायरस जो यहां पाया जाता है, और आपका स्टमक कहां रहता है, ऊपर रहता है। इसमें हवा की अगर बात की जाए पाइलोरस में, तो हवा जो होती है इस साइड में रहती है, हमेशा ही नॉर्मली यहां पर रहती है, ये ग्रीन है जो एयर है। तो जब आप सर्वांग आसन करेंगे तो इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, तो हवा जो है ये चल करके कहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी, और यहां पर जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचेगी तो क्या होगी, एच पाइलोरी को मार देगी, क्योंकि एच पाइलोरी वायरस जो है वो ऑक्सीजन का संपर्क मिलते ही डेड हो जाता है, और ऑक्सीजन के कारण जैसे ही डेड होगा तो हमारी डाइजेस्टिव से संबंधित जो भी समस्याएं होती है वो दूर हो जाती हैं। सर्वांग आसन के साथ साथ विपरीत करणी, शीर्षासन आदि भी कॉन्स्टिपेशन के लिए बेस्ट आसन कहे जा सकते हैं। तो यहां पर नहीं करने योग्य पूछे थे, तो ए और सी जो है हमारा अभ्यास जो है हमारा राइट हो जाएगा। ये नहीं करने हैं, विबंध में निषिद्ध पूछे हैं तो निषिद्ध, ये निषिद्ध है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, नहीं करने योग्य, तो ए और सी। तो इसलिए आपको बच्चों एग्जाम में प्रश्न को पढ़ना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चा क्या करेगा, विबंध देखेगा शब्द और उसी के आधार पर तुरंत आंसर टिक करके आगे चला जाता है और उत्तर गलत हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, हाँ में पूछा है उत्तर या ना में पूछा है, तो उसी तरीके से आपको उत्तर टिक करना होता है। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 74 नंबर प्रश्न, विटामिन सी के मुख्य स्रोत हैं। तो यहां नीचे दिए गए ऑप्शंस में अगर देखें, सबसे पहले तो आपको पता होगा विटामिन सी के कौन से होते हैं मुख्य स्रोत, खट्टे जो फल होते हैं, खट्टे रसदार फल होते हैं, सिट्रिक फूड जो बोलते हैं, वो सारे विटामिन सी के होते हैं। तो यहां पर ताजे फल जितने भी होते हैं लगभग उनमें खटास होती है। ठीक है, ए पक्का होगा हमारा। तो ए जहां पर नहीं है वो ऑप्शन हमारे नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो 1 और 4 हमारे कैंसिल हो जाएंगे, इनको मैं
ब्लैकआउट कर देता हूं, तो ये ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। ठीक है, एक्सक्लूड करके भी हम उत्तर देते होते हैं बहुत सी बार। तो अब और कौन सा बचा, ए के साथ में या तो सी होगा या बी होगा, ए के साथ में या सी या बी। ठीक है, तो इट मींस डी वाला भी हमारा नहीं होगा, अंडे का पी तक ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो अब इसमें से देखते हैं, अब आपके पास 3 ऑप्शन रह गए हैं यहां से। अब देखो एक्सक्लूड करके कैसे उत्तर देते हैं, मैं वो ट्रिक आपको सिखा रहा हूं दोस्तों। एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पर आप लोग पजल हो जाओगे कि इसका उत्तर दें तो दें क्या, तो उसको एक्सक्लूड करके आसानी से उत्तर दे सकते हैं आप। तो अब आपके पास बचे हैं ए के साथ सी आ सकता है या ए के साथ बी आ सकता है। तो यहां पर यकृत की अगर बात कीजिए तो लीवर जो होता है हमेशा ही आपका प्रोटीन का सोर्स माना जाता है, प्रोटीन का सोर्स माना जाता है, या फिर फैट के लिए मानता है, क्योंकि फैट और प्रोटीन जो होती है कहां स्टोर होती है, यकृत में स्टोर होती है। और विटामिन बी और सी आपको अच्छे से पता है कि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, वाटर सोल्यूबल है। तो वाटर सोल्यूबल है तो क्या विटामिन सी कभी भी लीवर में स्टोर हो सकता है? नहीं हो सकता। वाटर सोल्यूबल बी एंड सी ये दोनों जो है वाटर सोल्यूबल है। और जो वसा फैट सोल्यूबल है वो कौन से हैं? ए डी ई के, ये फैट सोल्यूबल है। जो फैट सोल्यूबल है वही लीवर में जाकर स्टोर होंगे, तो मींस ये लीवर में नहीं स्टोर होगा विटामिन सी। इट मींस ये कहां पर पाया जाएगा? आपका हरी पत्तेदार सब्जियों में होना चाहिए और ताजे फलों में होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका ए और सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की गहराई को जरूर समझेंगे आप। जो मैंने ये बात बताई है इसको जोड़ करके देखेंगे तो आपको प्रश्न का उत्तर आसानी से मिल जाएगा। अदरवाइज सोर्सेज का जो प्रश्न आता है वो बहुत टिपिकल लगता है बच्चों को अक्सर, क्योंकि उसका रियल में हमें डेटाबेस कहीं पर नहीं मिलता, बट उनको हम ज्वाइन करके देखें, कोरिलेट करके देखें, तो हमें हमारे प्रश्न का उत्तर आसानी से मिल जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी जो है विटामिन सी के मुख्य स्रोत माने जाएंगे। तो इसी के साथ हम चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 75, यहां पर सूची दी गई है आपको 2, तो यहां से सूची 1 और सूची 2 दो दी गई है जिनको आपको मिलान करना है। कुछ आचार्य गण दिए गए हैं और उनके द्वारा बताए गए योग, उनकी पद्धति दी गई है, तो उनको आपको मिलान करना है। ऑप्शन डी को अगर देखें तो ये जो है कहां से मिलता है? नंबर 1 प्रज्ञा योग से। श्री राम शर्मा आचार्य जी जो कि शांति कुंज और देव संस्कृति विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, उन्होंने प्रज्ञा योग के बारे में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जिनको बोलते हैं, लाहिड़ी महाशय जिनको बोल देते हैं, इन्होंने किसके बारे में? क्रिया योग के बारे में बताया था। ठीक है, इस पर प्रसिद्धि हासिल की थी। और अगर देखा जाए यहाँ पर टी कृष्णामाचार्य, टी कृष्णामाचार्य, टी कृष्णामाचार्य की बात की जाए तो ये के पट्टाभी जोयस के शिष्य थे जिन्होंने विन्यास, अष्टांग विन्यासा जिसको हम बोलते हैं, उसकी ज्यादा प्रसिद्धि की थी। ठीक है, बी का 3 हो जाएगा। उसके बाद में अगर देखा जाए श्री महर्षि महेश योगी, महेश योगी जी की बात की जाए तो इन्होंने क्या दिया था? भावातीत ध्यान दिया था। तो ये आपके यहां पर मिलान करने के लिए प्रश्न आया हुआ है। सिंपल है बिल्कुल, आपने कर दिया होगा। तो अब इनके ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा या कौन सा नहीं होगा। तो हम कंफर्म है कि श्री राम शर्मा आचार्य जी प्रज्ञा योग से संबंधित है, तो डी का 1 होना चाहिए। तो डी का 1 3 जगहों पर है, जहां पर नहीं है उसे हम एक्सक्लूड कर देते हैं। एग्जाम में हम ऐसे कट कर देंगे, मन में ऐसे सोच लेंगे ये नहीं होगा, डी का यहाँ 2 है तो ये नहीं होगा। ठीक है, और अगर देखें तो और कौन सा नहीं होना चाहिए? कृष्णामाचार्य 3 होंगे, विन्यास योग से संबंधित है, बी का 3 होना चाहिए। बी का 3 जहां पर भी नहीं है वो कैंसिल, ये भी बी का 3 यहाँ नहीं है, ये भी कैंसिल, बी का 3 यानी है ये भी कैंसिल। तो हमारा ऑप्शन क्या बच गया? ऑप्शन हमारा 1 बच गया। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम एक्सक्लूड करके बहुत से प्रश्नों को कर देते हैं, इजी हो जाता है एक्सक्लूड करने से हमारा प्रश्न। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो गया है। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट 76 नंबर प्रश्न है, क्षणिकवाद का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो क्षणिकवाद की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि हर सृष्टि में जो भी वस्तु है वो क्षण मात्र के लिए स्थायी है और हर क्षण में बदलती रहती है। कि जैसे 1 सेकंड पहले जैसे आपके शरीर की कोशिकाएं थी वो मर चुकी हैं और अब नई कोशिकाएं पैदा हो चुकी है। हर क्षण आपकी कोशिकाएं मरती है, पैदा होती है, मरती है, पैदा होती है। हर क्षण आपकी कोशिकाएं जन्म लेती रहती हैं। मतलब आप पुराने हो जाते हैं क्षण बाद में, हर क्षण बाद में। कोई भी वस्तु जो है अनंत काल तक के लिए सेम नहीं रहती, मतलब नित्य नहीं है। हर वस्तु, भौतिक वस्तु वो क्षण मात्र के लिए है। ये सिद्धांत है क्षणिकवाद, जो कि किसने दिया है? बौद्धों के द्वारा दिया गया, बौद्ध दर्शन का मुख्य सिद्धांत माना जाता है। बात की जाए अन्य दर्शनों की तो बौद्ध दर्शन का क्या हुआ? क्षणिकवाद का सिद्धांत हुआ। जैन दर्शन की बात की जाए तो यहां पर ये कहते हैं कि वस्तु जो है अनेकांत धर्मी है। जैन दर्शन ऐसा मानते हैं अनेकांत धर्मी है, इस कारण से वस्तु जो है अनेक धर्मों वाली है, तो उनका सिद्धांत दिया गया है स्यादवाद। कहते हैं इसलिए हम पूरी वस्तु को नहीं जान पाते हैं,
केवल उसके अंश मात्र को जान पाते हैं, जिसको हमने स्यादवाद कहा है, अथवा सप्तभंगी नय, ये वर्ड भी वो देते हैं जैन दर्शन में, सप्तभंगी नया वस्तु कह करके भी इसको बोला जाता है। अगर बात की जाए सांख्य दर्शन की, तो सांख्य दर्शन क्या मानते हैं? परिणामवाद मानते हैं। परिणाम किसका? प्रकृति का परिणाम। तो प्रकृति परिणामवादी है वो, जो कि किसका प्रकार है? एक सत्कार्यवाद का परिणाम है। मतलब सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद के समर्थक है। सत्कार्यवाद का एक पार्ट है प्रकृति परिणामवाद, तो उसको कौन मानते हैं? सांख्य दर्शन वाले मानते हैं। नेक्स्ट बात करें चार्वाक दर्शन, तो इसका सिद्धांत है स्वभाववाद। ये कहता है कि सृष्टि जो है अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होती है, इसको कोई भी संचालन करता नहीं है, कोई ईश्वर आदि जो है शक्ति है इसे चला नहीं रही है, अपने स्वभाव से पैदा होती है। जड़वाद भी इसको कहते हैं, जड़वादी दर्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यह आत्म तत्व को नहीं मानता है, और इस कारण से चार्वाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी बोलते हैं। लोकायत, लोकायत बोलने का मतलब क्या है? क्योंकि ये जो दर्शन है लोकों में अत्याधिक सरलता से जो है प्रसिद्ध पा लेता है, मतलब किसी को भी आप बहका दे कि ऐसा ऐसा नहीं है तो वो मान लेता है कि हाँ सर नहीं है, ठीक है। लोकायत दर्शन भी इसको कहते हैं, चार्वाक दर्शन को। और इसे नास्तिक शिरोमणि भी कहा जाता है, नास्तिक शिरोमणि भी कहा जाता है, शिरोमणि भी कहा जाता है। बात की जाए सांख्य दर्शन की, तो यह एक आस्तिक दर्शन है। सो जैन, बौद्ध और चार्वाक ये तीनों दर्शन जो हैं अपने नास्तिक दर्शन में काउंट होते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हमें देखना था, तो क्षणिकवाद किसका सिद्धांत होगा? बौद्ध दर्शन का। तो इस प्रश्न का हमें राइट आंसर मिल गया है, बौद्ध दर्शन का क्षणिकवाद राइट आंसर होगा। और बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य भी बताए गए हैं, 4 आर्य सत्य, जिसके अंतर्गत अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की गई है, जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है आपकी लाइव क्लासेस में, वहां से आप देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 77 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित योगियों को उनके जन्म के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मीन्स इनका जन्म कब हुआ है उसको सीक्वेंस में रखते हुए इनको अरेंज करना है। अब हमें सबसे पहले इनके जन्म की डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। अगर हम स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ है? 12 जनवरी को, जिसको हम युवा दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन जो है 12 जनवरी 1863 में है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात की जाए तो इनका कब है? 12 फरवरी को है, फरवरी 1824 में इनका जन्मदिन मनाया जाता है। महर्षि महेश योगी जी की बात की जाए तो इनका जो जन्मदिन है वो 12 जनवरी 1918 में मनाया गया है, 12 जनवरी 1918 में मनाया गया है। और अगर बात की जाए तो जो अंतिम है स्वामी शिवानंद जी, 8 सितंबर 1887 ईस्वी में इनका जन्मदिन मनाया जाता है। अब इनको आरोही क्रम में रखना है, मतलब बढ़ते हुए सीक्वेंस में रखना है। अगर बात करें हम सबसे पहले किसको रखेंगे, तो सबसे पहले इनमें सबसे पहले कौन जन्मे अगर इन सभी में बात की जाए? स्वामी दयानंद जी, उसके बाद में विवेकानंद जी, उसके बाद में स्वामी शिवानंद जी जन्मे हैं, उनका जन्मदिन आता है। फिर उसके बाद में आता है महर्षि महेश योगी, महेश योगी जी, ठीक है। इस तरीके से इनका सभी का डेट ऑफ बर्थ का क्रम है। तो यहां पर हमें ये ध्यान देखना दोस्तों कि यहाँ ये जो सीक्वेंस है ऑप्शन में कहीं भी मेल नहीं खा रही है। मीन्स हमारा ऑप्शन जो है, ये प्रश्न का जो ऑप्शन दिया है वह गलत है कहीं ना कहीं, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पर अगर सीक्वेंस बनाए इसके अनुसार तो बी क्या है? महर्षि दयानंद, और विवेकानंद जी ए पर हैं, महर्षि महेश योगी सी पर हैं, और स्वामी शिवानंद जी जो हैं वो डी पर हैं। तो बी ए डी सी ये सीक्वेंस कहीं भी नहीं मिल रही। इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये हमारा प्रश्न जो है इसका उत्तर जो है गलत है। इसका राइट आंसर होना था बी ए डी सी, आरोही क्रम बोले तो इस तरीके से बनना था। तो इस कारण से हमारा जो प्रश्न है वह गलत है। इसका राइट आंसर आप दोस्तों याद कर लेंगे बी ए डी सी, इस तरीके से इसकी सीक्वेंस मिलेगी। तो इसी के साथ में हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 78 नंबर प्रश्न। बौद्ध दर्शन के अष्टांगिक मार्ग के अनुसार निम्नलिखित के सही क्रम बताएं। तो बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग है दिया गया, उसका सीक्वेंस हमें अरेंज करना है बौद्ध दर्शन में। तो बौद्ध दर्शन की बात की जाए तो किसका? ये महात्मा बुद्ध इसके मुख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। महात्मा बुद्ध तथागत बौद्ध जिन्हें कहा गया है। बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य की बात कही जाती है, आर्य सत्य की बात कही जाती है। 4 आर्य सत्यों में से जो अंतिम आर्य सत्य है उसके अंतर्गत अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की गई है, अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया जाता है, ठीक है। यहां पर 8 मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, अष्टांग योग से डिफरेंट है। उनकी सीक्वेंस क्या है वो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या है? सम्यक दृष्टि। उसके बाद में अगर बात की जाए तो मैं इजीली लिख देता हूं, फिर आपको इजी ध्यान में आ जाएगा। ये अष्टांगिक मार्ग में 8
अंग शामिल है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 अंग बताए गए हैं। इनमें अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें सीक्वेंस पूछी गई कि इनका सही क्रम बताना है। तो सम्यक कर्मांत कहाँ पर है? सम्यक कर्मांत ये रहा। उसके बाद में आपको इनके आगे अरेंजमेंट करनी। सम्यक क्रमांत को क्या बोला? ए बोला है, तो ए लगा देंगे इसके आगे। फिर वाक है, सम्यक वाक को क्या बोला यहाँ पर? बी बोला गया है। सम्यक दृष्टि को क्या बोला है? सम्यक दृष्टि की बात की जाए तो इसे क्या बोला है? सी बोला है। और सम्यक संकल्प को क्या बोला है? डी बोला है। तो इनकी सीक्वेंस अगर हम देखें ध्यान से तो हमारे पास सीक्वेंस निकल के आ गई है सी डी बी ए। सी डी बी ए, इसको हम रख लेंगे सी डी बी ए। ये हमारे पास सीक्वेंस आ गई है। सी डी बी ए की बात कीजिए तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमें राइट दिखाई दे रहा है। तो यह हमारा प्रश्न का उत्तर जो है राइट हो जाएगा, सी डी बी ए। तो इन अष्टांगिक मार्ग के आठों अंगों को आपको अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए सीक्वेंस में, और इनका अर्थ भी पूछा जा सकता है, अर्थ भी इनका पता होना चाहिए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 79 नंबर प्रश्न। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार के आकार में कौन से वर्ण और गुण बताए गए हैं? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ध्यान बिंदु उपनिषद में ओंकार की मुख्य रूप से 3 मात्राओं का एक्सप्लेनेशन हमें देखने को मिलता है, अ, उ और मैं। ऐ से अकार, उ से उकार, मैं से मकार। अब इनका अर्थ हमें जानना है कि ऐ में क्या क्या गुण आते हैं। अगर हम अकार मात्रा की बात करें तो इसके अगर वर्णों की बात करें, वर्ण और हमसे गुण पूछा गया है। वर्ण की बात करें तो इसका वर्ण कौन सा है? पीत वर्ण का बताया गया है, मतलब येलो पीत वर्ण बताया गया है। और गुणों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसका गुण बताया गया है, रजोगुण बताया गया है, रजोगुण बताया गया है। ये आप दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर आगे बात करें नेक्स्ट उकार की, तो उकार में क्या बताया है? श्वेत वर्ण बताया है, श्वेत वर्ण, ओके, ठीक है। और इसका गुण क्या बताया है? सात्विक गुण बताया गया है, सात्विक, सात्विक जो है इसका गुण बताया गया है। आगे मकार मात्रा की बात की जाए तो ये जो है कृष्ण, मकार जो है कृष्ण गुण, कृष्ण वर्ण का बताया गया, मतलब काला वर्ण जो होता है उसका। और गुण अगर बात की जाए तो काला जो होता है तामसिक गुण का प्रतीक होता है, तो ये इसका गुण बताया गया। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब यहां से हमें प्रश्न पूछा था ओंकार की अकार मात्रा, आकार लिखा है बट ये अकार होगा। अकार में कौन कौन से? पीत और रजोगुण। तो पीत और रजोगुण हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। बाकी अन्य गुण और वर्ण पूछे जा सकते हैं दूसरी मात्राओं के इन फ्यूचर, तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे दोस्तों। वहां से भी आपसे प्रश्न बना सकता है एग्जामिनर, और यहाँ से मिलान करने के लिए भी आपसे प्रश्न बना सकता है किसी भी तरीके से एग्जामिनर, तो उसके लिए भी इन फ्यूचर आप जरूर तैयार रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 यहाँ पर इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है पार्ट नंबर 8 का, 80 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद के अनुसार कंद से निकलने वाली मुख्य नाड़ियां कितनी हैं? तो यह उपनिषद अगर कुल नाड़ियों की बात की जाए तो हमेशा ही इस उपनिषद में भी जितनी अन्य हठयोगी ग्रंथों में मानी गई है 72,000 नाड़ियां मानी गई हैं। परंतु हमसे पूछा है कि कंद से डायरेक्ट जो नाभि के आसपास का एरिया बताया गया है, तब वहां से कितनी नाड़ी निकलती है? तो वहां से बात करें तो 10 नाड़ियां निकलती है कंद से डायरेक्टली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और उन 10 नाड़ियों में कौन कौन सी नाड़ी शामिल है उनका नाम पता होना चाहिए आपको। मैं बोल के बता देता हूं, आप जरूर उनको रिवाइज करेंगे, उनको याद रखेंगे। ईड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तिजीवा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुषा, कौशिकी, वैष्णवी, ब्रह्मनाड़ी जिसे कहा गया, और सुषुम्ना, ये 10 नाड़ियां बताई गई है। इनमें से 2 नाड़ियां जो है विशेष है, उनके लिए कहा गया है, कहता जो कोशिकी नाड़ी है, कोशिकी नाड़ी, ये कहां से कहां तक है? कोशिकी नाड़ी पैर के अंगूठे तक जाती है, कंध से निकल करके पैर के अंगूठे तक जाती हुई बताई गई है। तो यहां पर ये मेंशन किए, तो इसलिए यहां से प्रश्न बन सकता है, स्पेशली ग्रंथकार ने मेंशन किया तो यहां से ये प्रश्न बन जाएगा एक कोशिकी नाड़ी से। और एक नाड़ी और है जिसका नाम वैष्णवी ब्रह्मनाड़ी है, वैष्णवी ब्रह्मनाड़ी, वैष्णवी ब्रह्मनाड़ी, ठीक है, इसी का नाम है ब्रह्मनाड़ी है, इसका दूसरा नाम कर दिया ब्रह्मनाड़ी मींस वैष्णवी, ठीक है। ये जो है कहते हैं निर्वाण प्राप्ति में सहायक है। तो आपसे प्रश्न पूछ लेगा एग्जामिनर अगली बार, कहते हैं कि त्रिशिखी उपनिषद में कंद से निकलने वाली मुख्य 10 नाड़ियों में से कौन सी नाड़ी निर्वाण प्राप्ति में सहायक बताई गई है? तो निर्वाण प्राप्ति में कौन सी सहायक है? ये जो नाड़ी आप देख रहे हैं यहाँ पर वैष्णवी ब्रह्मनाड़ी, ये निर्वाण प्राप्ति में सहायक बताई गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये कहां तक जाती है? ब्रह्मरंध्र तक अपना सफर तय करती है, कंध से निकल के ब्रह्मरंध्र ऊपर तक जाती है। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों दोनों को, क्योंकि दोनों मेंशन की गई है। अन्य नाड़ियां सामान्य है जो अन्य ग्रंथों में मिलती है। तो 10 नाड़ियां मुख्य कंध से निकलती है, वो आगे 100 के डिवाइड होकर के 72 में डिवाइड होकर के टोटल कितनी नाड़ियां बना देती हैं? 72,000 भागों में बंट जाती है, मतलब 72,000 नाड़ियां बन जाती हैं टोटल। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे।
तो इसी तरीके से दोस्तों हम बात संपन्न करते हैं। पार्ट 8 जो है हमारा संपन्न हुआ, जिसमें हमने 71 से लेकर के 80 क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और इसे व्हाट्सएप अथवा अपने जो योग के ग्रुप्स हैं वहां पर शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। आप शेयर करोगे तो किसी दोस्त का भला होगा, केयर कर रहे हो। जो दूसरों की केयर करता है भगवान उसकी स्वयं केयर करता है। तो इसीलिए हो सकता है केवल मात्र केयर करने से भगवान आपका जेआरएफ करवा दे। तो इसलिए दोस्तों इसे हर जगह पर लगा दीजिए, फैला दीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद।